बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी, एक अनजानी लड़की। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया। वक्त की रफ्तार आज जरा सुस्त थी। पिछले 1 घंटे में 8 बार टाइम देखने के बाद अब जाके कहीं 6 बजा था। ऑफिस की बेरंग दीवार पर लटकी गोल घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत थीं, बिल्कुल आमने सामने, आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाती हुई। आमने सामने होना बड़ा दिलचस्प है, सुइयों का भी और इंसानों का भी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने सामने आए लोगों को देखना, उनके बारे में सोचना और कहानियां गढ़ना। हजारों कहानियां हैं मेरे भीतर जिनके पात्र अब कहीं नहीं हैं। मेरा रास्ता छोड़कर वो किसी और रास्ते पे चल पड़े हैं और किसी और कहानी का हिस्सा बन गए होंगे। मैं वहीं बैठा बैठा कोई नई कहानी गढ़ना शुरू करता, इससे पहले मैंने फुर्ती से कंप्यूटर शट डाउन किया, अपना सामान समेटा और ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑफिस क्या छोटा सा क्यूबिकल था जिसमें हाथ फैलाकर ठीक से अंगड़ाई तक नहीं ली जा सकती थी। पता नहीं लोग यहाँ काम कैसे करते हैं। काम तो खैर मैं भी करता हूँ, लेकिन लोग खुश भी दिखाई देते हैं। मुझे तो हद दर्जे की कोफ्त होती है यहाँ बैठने में। अरे प्लास्टिक पेंट से पुती दीवार पे दूधिया बल्ब, वही फाइबर के पार्टीशन, वही चेहरे। काश मैं स्लाइड शो की तरह अपने ऑफिस के दृश्य बदल सकता, या कम से कम एक खिड़की बना पाता, या रोशनदान, तो शायद मैं भी खुश दिखाई देता। मैं पैदल टहलता हुआ स्टेशन की तरफ चल दिया। ट्रेन होशंगाबाद से भोपाल पहुंचने में मुश्किल से 1.5 घंटा लेती थी, लेकिन यात्रा का वो समय मेरा पसंदीदा था, एनर्जी टॉनिक जैसा। वैसे यात्रा के अलावा मुझे स्टेशन भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये वाकई स्लाइड शो की तरह ही होते हैं, हर पल बदलते दृश्य। 1 सेकंड पहले अगर आपके सामने कॉलेज के लड़के लड़कियों का खिलखिलाता झुंड होगा, तो अगले ही पल वहां कोई बुजुर्ग जोड़ा बैठा दिखाई देगा जो पता नहीं पिछली दफा कब मुस्कुराया होगा। होशंगाबाद से भोपाल के बीच बहुत सारी ट्रेनें हैं, जिसकी वजह से इस ट्रैक पे डेली अप डाउन बहुत आराम से किया जा सकता था। शाम 6 से 8 बजे तो स्टेशन ऐसे ही लोगों से खचाखच भरा रहता था जो काम होशंगाबाद में करते हैं और रहते भोपाल या रास्ते में पड़ने वाले किसी छोटे शहर में। सीने में भरे हुए मन और कंधे पर खाली टिफिन लादे हुए घर को लौटते लोग। मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा था। टिफिन का ख्याल आते ही मेरे पेट में कुलबुलाहट सी महसूस होने लगी थी, या शायद पास ही लगे एक खोमचे नुमा काउंटर से आती आलू पराठे की खुशबू ने मेरी भूख जगा दी थी। स्टेशन का यह खोमचा आने जाने वाले सभी यात्रियों का पसंदीदा था, पर मुझे यहाँ के पराठे इतने अपनेपन का एहसास कराते थे कि मैं अपने साथ लाए टिफिन के बावजूद वो पराठे खाने पे मजबूर हो जाता। और शायद उसकी वजह थी उनकी खुशबू, बिल्कुल वही जो बाबूजी के हाथ से बने पराठों में आती थी। शायद ताजी कटी हरी मिर्च की खुशबू थी, या शायद हींग की, या घर के घी की, पता नहीं क्या था, लेकिन वो पराठे खाकर मेरा पेट और मेरा मन दोनों संतुष्ट हो जाते थे। बाबूजी कहते थे, ये खाना नहीं भरपेट प्यार है। मैं खोमचे की तरफ बढ़ा ही था कि प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट गूंजने लगा। गाड़ी संख्या 12405 भुसावल से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। यात्रियों में हल्की सुगबुगाहट शुरू हो गई, जो ट्रेन के करीब आने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। ट्रेन में चढ़कर मैंने खिड़की के पास वाली सीट हथिया ली। यहाँ से अंदर और बाहर दोनों तरफ के दृश्य में देख सकता था। मैंने यहाँ वहाँ नज़र घुमाई और अपने लैपटॉप का बैग अपनी गोद में रखकर सर पीछे टिका दिया। आज इस कंपार्टमेंट में एक भी पहचाना चेहरा नहीं था। कहाँ गए वो अंकल जिनके रिटायरमेंट को अभी 6 साल बचे हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट प्लान्स हम सब जानते थे, रोज एक ही बात दोहराना जिनका नियम था। और कहाँ गई वो महिला जो ट्रेन में बैठते ही अपने बच्चों को ऑर्डर देने लगती थी?
कि मुझे किसी की यूनिफॉर्म बिस्तर पे फेंकी हुई नजर नहीं आनी चाहिए और होमवर्क एकदम कंप्लीट। और आज तो वो अखबार बेचने वाला लड़का भी नहीं दिख रहा जो रोज इवनिंग पेपर की हेडलाइन गेस करवाने मेरे पास आ जाता है। भैया बताओ आज की खास खबर क्या होगी? मैं हंस के ये कहते हुए जेब से पैसे निकाल कर उसको दे देता, अरे खबर पहले से पता रहे तो तेरा अखबार कौन खरीदेगा पगले। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, शायद कभी उसी का नाम हेडलाइंस में होगा। टाइम क्या हुआ बेटा? सामने बैठे एक बुजुर्ग की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ झांका। किताबों का स्टॉल, पराठे वालों का खोमचा, 3 टोटियों वाली प्याऊ, सब अपनी जगह स्थिर खड़े थे। यानी ट्रेन अभी तक चलना शुरू नहीं हुई थी। लगता है सिग्नल नहीं मिला होगा, यानी वक्त लगेगा अभी घर पहुंचने में। खैर मुझे भी कौन सा जल्दी थी। मैंने अपना लैपटॉप खोल दिया, जैसे अचानक एक अलग दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। अपनी मेल में लॉगिन किया। आज इनबॉक्स में 2 नए मेल थे। मैं खुश हो गया, जैसे किसी बच्चे को किसी सवाल में 2 बार नंबर मिल गया हूं। इनबॉक्स में श्यामली का नाम चमक रहा था, उसी के होते थे। मैं देखे बिना ही जानता था क्योंकि ये ईमेल आईडी मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। ये वो जगह थी जिसमें मैं और श्यामली रहते थे, बस। लेकिन आज मेरे खुश होने की, मेरे इंतजार की एक खास वजह थी। श्यामली मेरी दोस्त है। दोस्त यानी पेन फ्रेंड। पहले जैसे लेटर्स भेज के पेन फ्रेंड होते थे, वैसे ही आजकल मेल्स पे भी चिट्ठियों की अदला बदली की जाती है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट जैसा बिल्कुल नहीं है। इन साइट्स पे आपको बस अपना प्रोफाइल डालना होता है, यानी आपकी पसंद, नापसंद, उम्र, जेंडर वगैरह, और फिर जो उस साइट से जुड़ा हो वो अपनी पसंद के मुताबिक आपको मेल कर सकता है। अगर वो इंसान आपको अच्छा लगे तो बना लीजिए दोस्त। वेबसाइट पे देश विदेश के कई लोगों के प्रोफाइल थे, चाहे जिसको दोस्त बनाया जा सकता था। मैंने शुरू में बनाए भी कई दोस्त, लेकिन मन नहीं जुड़ा। कुछ चिट्ठियां लिखकर बंद करने की सोच ही रहा था कि एक दिन श्यामली के प्रोफाइल पर नजर पड़ी। तस्वीर की जगह एक काली चिड़िया थी जो बर्फ से ढकी सूखी शाख पर बैठी ठिठुर रही थी, और परिचय में दी गई सारी बातें किसी शेर, नज्म या पुराने फिल्मी गीत की लाइनें थी। उसकी हर बात चांद, तारों और फूलों की बात थी, बेहद शायराना। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था उसका प्रोफाइल, और सबसे अच्छा तो मुझे उसका नाम लगा था, श्यामली। हीरो 007, डार्क चॉकलेट 10, बैटमैन, बेबी डॉल, ऐसे अजीबो गरीब नामों की भीड़ में ये नाम मुझे सच्चा सा लगा था। मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी। जवाब में उसका खत भी आ गया, और उसकी पहली लाइन थी, वाई मी? मैं अकेले कमरे में बैठा उन 2 शब्दों को पढ़कर हंस पड़ा था। मेरा यकीन और पक्का हुआ कि ये लड़की इंटरेस्टिंग होगी। उसने खत में आगे लिखा था, अगर तुम्हारा जवाब पसंद आया तभी हम दोस्त बनेंगे। मैंने उसको जवाब में बहुत बड़ा खत लिखा और वाई श्यामली के कई कारण लिख डाले। जैसे पहली वजह थी उसका नाम श्यामली, उसकी शायरी, वो काली चिड़िया, और अब उसका ये पूछना कि वाई मी। 2 दिन मैंने इंतजार किया और फिर जवाबी खत आ गया। और इस तरह अपने आसपास सैकड़ों, हजारों लोगों की भीड़ से घिरे होकर भी मैंने दूर किसी अनजान शख्स से यारी पाल ली थी। और यही तो उसने भी किया था। हम रोज एक दूसरे को मेल भेजने लगे। हमारे मेल भेजे जाने और पढ़े जाने के समय लगभग तय थे। मैं ऑफिस से लौटते समय होशंगाबाद से भोपाल के बीच ट्रेन में भरी भीड़ के बीच अपने लैपटॉप पे उसका मेल पढ़ता था। मुझे यकीन है कि लोग मेरे चेहरे पर कभी कभी खेल जाने वाली हंसी को देखकर कहानियां जरूर गढ़ते होंगे, जैसे मैं गढ़ता हूं। और श्यामली के मेल का जवाब मैं देर रात दिया करता था, जिसको वो सुबह पढ़ती थी। मैंने धीरे धीरे उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि क्या नौकरी है, कहाँ और किस तरह रहता हूँ, नौकरी के अलावा क्या करता हूँ, दिखता कैसा हूँ, पहनावा कैसा है, पसंद नापसंद, सब कुछ। श्यामली मुझसे इस मायने में अलग थी। वो अपने बारे में बहुत कम लिखती थी, लेकिन आमतौर पर हमारी पसंद, हमारे ख्यालात बहुत मिलते थे।
अलग अलग मुद्दों पर हमारी राय भी अक्सर एक ही होती थी। हमारे खत यानी हमारी मेल्स हमेशा अच्छी और पॉजिटिव बातों से भरी हुई होती थी। हम वाकई बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं उससे कुछ अलग सा जुड़ाव महसूस करने लगा था, दोस्ती से कुछ ज्यादा। यानी आप से तुम से तू के आगे वाला भी खिंचाव। एक दिन मैंने उसको अपनी एक तस्वीर भेज दी। मैंने खास उसको भेजने के लिए तस्वीर खींची थी, अपने शहर भोपाल के बड़े तालाब के किनारे खड़े होकर, जहां पीछे पानी हिलोर मार रहा था और सामने मेरा दिल। जवाब में शामली ने कोई बहुत पुराना गाना लिख के भेज दिया था, जिसको मैं पता नहीं कितने दिन गुनगुनाता रहा था। लेकिन बदले में शामली ने अपनी कोई तस्वीर नहीं भेजी। फिर भी मुझको शामली से प्यार होने लगा था। मैं खुद को समझाता कि क्या हुआ मैंने उसकी सूरत नहीं देखी, और हो सकता है कि उसका नाम भी गलत हो, फेक हो, उसकी आवाज शायद थोड़ा भारी निकले, पर क्या फर्क पड़ता है। और मैं उससे कभी मिला नहीं तो क्या हुआ, मोहब्बत तो मोहब्बत है। राजेश खन्ना से हजारों लड़कियों ने मोहब्बत की थी, तो क्या वो उनसे मिली थी? मधुबाला के दीवाने क्या कभी उनका दीदार कर पाए थे? अरे कई हजार हिंदुस्तानियों ने 7 समंदर पार बैठी लेडी डायना या मर्लिन मोनरो से भी तो प्यार किया था। लेकिन क्या शामली भी मेरी तरह सोचती है? वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानती भी है। फिर और अगर चाहती है तो कहती क्यों नहीं है? या क्या पता उसको मेरे कहने का इंतजार हो? इतने सारे सवाल मन में दंगल मचा रहे थे कि मैंने हिम्मत करके अभी 2 दिन पहले उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। और आज जवाब में उसके एक नहीं 2 मेल आए थे। लेकिन उनमें लिखा क्या होगा? मैंने क्लिक किया तो मेरा इंटरनेट नेटवर्क नॉन अवेलेबल बताने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो ट्रेन पता नहीं कब होशंगाबाद से चल पड़ी थी और अब बुधनी घाट से गुजर रही थी। पहाड़ों के बीच ट्रेन ट्रैक ही मुश्किल से बना था, नेटवर्क तो गड़बड़ाना ही था। मेरा दिल ट्रेन की तरह ही धड़क धड़क कर रहा था कि उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। हाँ ही होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगर उसने ना कहा तो? ट्रेन अभी बुधनी घाट स्टेशन से गुजर रही थी, इसलिए स्पीड बहुत कम हो गई थी, लेकिन मेरे भीतर उम्मीद बढ़ती जा रही थी। मैं बाहर एक दूसरे से सटे सागौन के ऊंचे पेड़ों को पीछे जाते देख रहा था कि तभी अचानक अंधेरा छा गया। ट्रेन किसी टनल से गुजर रही थी। किसी ने लाइट का स्विच ऑन करने को कहा, मैंने अनसुना कर दिया। अंधेरे में अपने ख्यालों को मनचाही शक्ल देना आसान था। मैं शामली की सूरत की कल्पना करने लगा। सोचने लगा कि अगर हम यूं खतों यानी मेल्स के जरिए नहीं मिला करते, बल्कि वो मुझसे रोज रूबरू होकर मिला करती, तो कैसा होता? और फिर मैं उसके सामने बैठकर उससे प्यार का इजहार करता तो कैसा होता? वो हाँ कहती तो उसकी आंखें किस रंग की दिखाई पड़ती? शायद शहद जैसी या आसमान जैसी नीली? या वो ठीक उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर लेती? और अगर वो ना कहती तो? ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई। मेरी आंखों से शामली की सूरत भी गायब हो गई। अच्छा हुआ, मैं उसकी मुझको ना कहती हुई आंखें ख्यालों में भी नहीं देखना चाहता था। मैं हाँ और ना की गलियों में भटकता रहा और ट्रेन भोपाल पहुंच गई। मैं स्टेशन पर उतरकर रेलवे की पार्किंग में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल खोजने लगा। सभी डेली कम्यूटर्स की गाड़ियां यहाँ करीने से खड़ी रहती थीं। मैंने बाइक की सीट थपथपाई। एक वही तो थी जो घंटों धूप बारिश हर हाल में खड़ी मेरा इंतजार करती रहती थी। और एक शामली थी जो मेरा तो नहीं पर मेरी मेल्स का इंतजार जरूर करती होगी। मैंने जोर से किक मारी और गाड़ी घर की ओर दौड़ा दी। अब मुझे वाकई शामली का जवाब जानने की बेचैनी होने लगी थी। 15 मिनट बाद मैं घर पहुंचा तो पहले गैस पे चाय चढ़ाई और फिर लैपटॉप ऑन किया। मेरे मन में खलबली मची थी, लेकिन आज न चाय में जल्दी उबाल आ रहा था और न मेरा लैपटॉप खुल रहा था। मैंने गैस फुल कर दी और चाय का रंग दूध में उतरने के पहले ही छान ली। आज मेरी दिलचस्पी मोहब्बत के रंग में ज्यादा थी। मैंने फुर्ती से कीबोर्ड पे उंगलियां चलाईं और मेल बॉक्स खोला। पहला मेल बहुत लंबा था।
एक सरसरी नज़र शुरू से आखिर तक दौड़ाई कि कहीं शायद बोल्ड लेटर में प्यार, मोहब्बत, इश्क ऐसा कोई शब्द तो दिख जाए जो मेरे भीतर उठती भाप इंजन वाली धकधकाहट को थोड़ा सा रोक सके। लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने ख़त पढ़ना शुरू किया। हमेशा की तरह कोई संबोधन नहीं, जबकि मैं हमेशा डियर श्यामली कह के शुरुआत करता हूँ। खैर, मैंने आगे पढ़ा। 2 दिन की देरी के लिए सॉरी। मैं तन के बैठ गया। बड़ी उम्मीद से भरी लाइन थी ये। माफी मांगना यानी सामने वाले की तकलीफ को समझना, उसका हिस्सा बांट लेना, मेरे लिए यही बहुत था। अगली लाइन हमेशा की तरह शायराना, किसी शायर की गजल होगी शायद। लेकिन आज मैं उसके इकरारनामे के अलावा किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं तो बस उसकी हाँ खोज रहा था। मैं आगे पढ़ने लगा तो उसमें हमारे पहले मेल यानी खत से लेकर अब तक के खतों का सार था कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपनी कलाई पर टैटू बनवाया है तो तुम कितना गुस्सा हुए थे। ये ओल्ड फैशन्ड, लेकिन तब मैंने ये नहीं बताया था कि वो तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है। मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा था उसका खत और उसका टैटू बनवाना भी। उसने आगे लिखा था, तुम्हें उस दिन भी कितना गुस्सा आया था जब मैंने तुम्हारी तस्वीर के बारे में एक भी बात नहीं लिखी थी, न अच्छी न बुरी, जबकि मैं कहना चाहती थी कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। मैं पढ़ता जा रहा था और मुझे उसकी हर बात के साथ उससे थोड़ा और ज्यादा प्यार होता जा रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ कि कितना अच्छा हुआ मैंने ये खत लिखने शुरू किए। कितना अच्छा हुआ कि वो खत मैंने श्यामली को लिखे। खत और डायरियां दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं। मोहब्बत, रिश्तों और मन के दुख सुख सहेजे ये दस्तावेज बड़े कमाल के होते हैं। मुझे तो ये खास तौर पे प्रिय हैं। माँ के बाद मैंने कई शामों तक बाबूजी को चिट्ठियां लिखते देखा है। बल्ब की धीमी पीली रोशनी में बैठे वो नीले अंतर्देशीय पत्र में माँ को खत लिखा करते थे। बहुत सारे खत थे जिनमें ढेर सारी बातें थीं, शिकवे शिकायतें थीं, कुछ माफीनामे थे, कुछ में नाराजगी थी और कुछ में बेबसी। उन्होंने सारे खत उनकी टेबल पे रखे पेपर होल्डर में गड़ी मोटी पिन में घुसा रखे थे। जिन खतों का ना पढ़ा जाना तय हो वो सबसे सच्चे खत होते हैं। बाबूजी के देहांत के बाद मैंने वो सब सहेज लिए थे, माँ और बाबूजी से मिली विरासत के तौर पर। मैंने श्यामली का पहला खत खत्म किया जिसमें और भी बहुत सी प्यारी बातें थीं, और उस दूसरे मेल में सिर्फ एक लाइन थी कि वो भी मुझे पसंद करती है। मैं इतना खुश शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे लगा जैसे ढेरों अनजाने चेहरों की भीड़ में कोई बेहद अपना दिख गया हो, जैसे कंकड़ों भरी पगडंडी पर चलते चलते अचानक तलुओं के नीचे नरम घास आ गई हो, या छूटती हुई ट्रेन से किसी ने हाथ बढ़ाकर भीतर खींच लिया हो। जिंदगी अचानक अच्छी लगने लगी थी मुझको। मैं रात भर सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में उठता और श्यामली का मेल पढ़ता। मेल नहीं, पत्र, प्रेम पत्र था वो। मैं अपनी उम्र से थोड़ा पीछे चला गया था। एक दिन में 28 साल से 20 या 22 साल का हो गया था। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने दोपहर का खाना पैक नहीं किया। मैंने तय किया कि आज होशंगाबाद स्टेशन पे वो स्पेशल पराठे ही खाऊंगा। बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, उनके हाथों का, उनके पराठों का स्वाद तो है। और उन पराठों को प्यार से सेंकते उस बुजुर्ग खोमचे वाले के हाथों की झुर्रियां बाबूजी के हाथों की सलवटों से कितनी मिलती जुलती हैं। उन्हें खाकर मुझको लगेगा जैसे मैंने अपनी खुशी उनके साथ बांट ली है। आधे घंटे बाद मैं भोपाल स्टेशन पर खड़ा ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। आते जाते लोगों को देखकर कहानियां गढ़ रहा था। अपनी हम उम्र हर लड़की को देखकर सोचता रहा कि कैसी दिखती होगी श्यामली। क्या इसके जैसी, जो लंबे बालों को चोटी में गूंथे हुए खड़ी है और लगातार उंगलियां चटखा रही है, या फिर उस लड़की की तरह जिसने कान में बड़े बड़े लटकन पहन रखे हैं जो दूर से मुझको पनीले सांप की तरह दिख रहे थे। पक्का इसकी कलाई में एक टैटू भी होगा। कहीं मेरे नाम का पहला अक्षर तो नहीं है? मुझे अपनी कल्पना पर हंसी आ गई।
पता नहीं क्यों अब मेरे लिए शामली की शक्ल सूरत जान लेना जरूरी लगने लगा था। जब लोगों को निराकार ईश्वर की प्रार्थना कठिन लगी और अपने मन से देवी देवताओं के रूप गढ़ लिए तो मैं क्या चीज हूं। और शामली तो जीती जागती लड़की थी, मैं क्यों उसको अपनी कल्पनाओं में ही देखूं, उसकी सूरत क्यों सिर्फ इमेजिन करूं। मेरा मन उसको देखने की जिद करने लगा। मैंने तय किया कि आज मैं उसको जरूर लिखूंगा कि मुझको अपनी तस्वीर भेजे और पूछूंगा उससे कई सारे सवाल जो न जाने कब से मेरे मन में उछाल मार रहे थे और जिनको मैंने मेल पर टाइप करने से रोक रखा था। ट्रेन एक झटका खाकर उठी तो मैंने चौंक कर बाहर देखा। होशंगाबाद आ गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझको सफर का पता ही नहीं चला। मैं उतरकर सीधे पराठे वाले खोमचे की तरफ चल दिया। मुझे देखकर पराठे सेंकते सेंकते उन बूढ़े दद्दा ने माथे पर हाथ लगाकर सलाम ठोका। मैं मुस्कुराकर पास पड़ी प्लास्टिक की मैली सी कुर्सी पर बैठ गया और गर्म तवे पर नाचते पराठे को देखने लगा। कितना मज़ेदार होता है खाना पकते हुए देखना अगर बनाने वाला प्यार से बना रहा हो। गहरी सांस अंदर खींचकर मैंने ताज़े गुंथे आटे की खुशबू नाक में भर ली। बाबूजी फिर याद आ गए। कैसे मुट्ठी में शरबती गेहूं खनका कर दिखाते थे कि ऐसा अनाज हो तो कोई अनाड़ी भी स्वादिष्ट खाना पका ले। रोज से थोड़ा ज्यादा ही खा गया था मैं। जेब से रुमाल निकालकर मैंने मुंह पोंछा और ऑफिस की तरफ चल दिया। अब मेरी जिंदगी में मोहब्बत ने दस्तक दे दी थी। अब मेरे और शामली के बीच मेल किसी नियत समय पर नहीं होते थे। हमारा जब मन करता हम कुछ न कुछ लिख भेजते। शामली ने मेरे कहने पर भी अपनी तस्वीर नहीं भेजी थी, लेकिन हाँ, अब वो कुछ न कुछ अपने बारे में बताती रहती थी कि आज मैं एक साड़ी खरीद के लाई हूँ, आसमान की जैसी नीली। नीला उसका फेवरेट रंग है, उसने बताया था। उसने ये भी बताया था कि उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं और उसको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। बातों बातों में मैं उसको और जानने समझने लगा था। हम और करीब आ गए थे। अब हम प्रेमियों की तरह बातें करने लगे थे। लेकिन अब मैं इस मेल के खेल से ऊब गया था और मैंने शामली को लिखा कि अब और मेल नहीं भाई, बस ये बताओ तुम रहती कहाँ हो, मैं मिलना चाहता हूँ। मेल करने के बाद मैं फिर बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। अगर उसने कहा कि वो स्कॉटलैंड में रहती है तो, या चलो 7 समंदर पार न सही, अगर वो आसाम के किसी गांव में रहती हुई तो, या केरला या जम्मू। मेरे माथे पे पसीना छलक आया। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि जो होगा देखा जाएगा। लोग मोहब्बत में आग के दरिया पार कर जाते हैं तो मैं कुछ 1000 किलोमीटर तो जा ही सकता हूं। अगले दिन शामली का जवाब आया। फिर से 2 मेल थे। पहला पढ़कर मेरा दिल रॉकेट की तरह लॉन्च होके 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने लिखा था कि वो भी भोपाल में ही रहती है। मैं तो जैसे पगला ही गया। शामली मेरे शहर में रहती है, यानी मंजिल मेरे कितने करीब है। मैंने खुशी से गुनगुनाते हुए दूसरा मेल खोला तो उसमें लिखा था, मैं मिलूंगी जरूर, लेकिन एक शर्त है। मेरे माथे पर बल पड़ गए। मोहब्बत में कैसी शर्त? उसने आगे लिखा था, शर्त यह है कि मैं तुमको आने वाले 30 दिनों में कभी भी मिलूंगी। तुम्हारे साथ ट्रेन में भोपाल से होशंगाबाद सफर करूंगी, लेकिन तुमको मुझे खुद पहचानना होगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 बार में। सैकड़ों की भीड़ में एक अनजाने चेहरे को पहचानने के लिए सिर्फ 2 मौके। मैंने हकबका के जवाब भेजा, इट्स नॉट फेयर, और अगर मैं नहीं पहचान पाया तो? लेकिन मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। शामली ने मुझको 1 महीने का वक्त दिया था। पूरे 30 दिन थे, लेकिन मुझे बहुत कम लग रहे थे। मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला इन्हीं 30 दिनों में होना था। ये सब मुझे किसी लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा लग रहा था, यानी नंबर खुला तो ठीक, वरना कंगाल। अजीब खेल था। ये कैसा बचपना था शामली का, या कोई भद्दा मजाक तो नहीं था। मुझे इंटरनेट पे होने वाले तरह तरह के फ्रॉड याद आने लगे। मन ही मन घबरा भी गया। मुझे उस पर और खुद पर गुस्सा भी आने लगा था। अरे कैसे मैं एक साए के पीछे भागने लगा था। ये क्या हो गया था मुझको? अपने आप को कभी सही और कभी गलत ठहराते हुए मैंने रात बिता दी। सुबह उठ के मैं फिर मेल देखने लगा।
कोई नया मेल तो नहीं था, लेकिन मैंने इनबॉक्स में पड़े कई सारे पुराने खत पढ़ डाले और उनमें लिखी कई सारी बातें मुझे एकदम सच्ची लग रही थी। शामली के लिखे गाने, मोहब्बत भरी शेर व शायरी, ये सब पढ़ के मैं मुस्कुरा दिया। जब मैंने आभासी यानी वर्चुअल दुनिया में मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर दी थी तो ये लुका छिपी का खेल कौन सा मुश्किल था। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि चलो ये भी सही। और वैसे ये तो मेरा पसंदीदा काम था, लोगों को देखना, कहानियां गढ़ना, उनके बारे में अनुमान लगाना। बस मुश्किल ये थी कि मेरे पास दिन थे 30 और मौके सिर्फ 2। मुझे घड़ी की टिक टिक सबसे बुरी आवाज लगने लगी थी। शामली के उस मेल के बाद उसका कोई मेल नहीं आया। शनिवार इतवार किसी तरह घर पे काटने के बाद सोमवार को मैं वक्त से पहले ही स्टेशन पहुंच गया। रास्ते भर खुद को समझाता बुझाता रहा कि यह काम इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे ट्रेन में या स्टेशन पे कुल कितनी लड़कियां होंगी, वो भी मेरी उम्र की, खोज ही लूंगा शामली को। मैंने अपनी ही हिम्मत बढ़ाई, लेकिन फिर खुद से सवाल किया, क्या शामली मेरी उम्र की होगी? उसने कभी अपनी उम्र का जिक्र किया भी था या मैंने बस अनुमान लगा लिया था? वो टैटू, वो फिल्मी गाने, वो नेल पॉलिश, हाँ यही सब तो शौक होते हैं इस उम्र की लड़कियों के। उफ, मैं किस उलझन में फंस गया था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी कि मैं लपक के चढ़ गया। ट्रेन तो नहीं, हाँ कहीं शामली न मिस हो जाए ये डर था। अंदर जाकर मैं यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाने लगा। साइड बर्थ पर 2 लड़कियां बैठी बातें कर रही थीं। मैं उनको ध्यान से देखने लगा कि कहीं कोई क्लू मिल जाए। मैं याद करने लगा कि शामली ने अपने बारे में ऐसा क्या बताया था जो मुझे आसानी से दिख जाए। 2 में से एक लड़की गंभीर किस्म की दिख रही थी और उसने हल्का गुलाबी दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसके हाथ में एक संजीदा उपन्यास था। मैंने उस पर से ध्यान हटा दिया। ये शामली नहीं हो सकती, वो तो कैसी चुलबुली जिंदा दिल टाइप लड़की लगती है। मैंने दूसरी लड़की को देखा। वो भी अब बात करना बंद करके अपने मोबाइल पे गाने सुनने लगी थी। हेडफोन कानों में ठूंसे हुए उसका सर ऊपर नीचे हो रहा था। मेरा दिल बैठ गया। शामली तो 60 के दशक के पुराने गाने सुनती थी, ऐसे झूमने वाले थोड़े। यानी ये लड़की भी वो नहीं थी। मैंने उन दोनों की तरफ से अपना ध्यान हटा दिया, मगर नजर शायद अब भी उन्हीं पर टिकी थी। मैं सचमुच घूर ही रहा था उनको। तभी गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की मेरी ओर देखकर जरा सी मुस्कुराई और फिर धीरे से पूछा, किसी को खोज रहे हैं? मैं चौंक गया। मैंने उसकी ओर फिर ध्यान से देखा और जगह बनाकर पास ही बैठ गया। काश 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 यही हो शामली। क्या करूं, बातचीत शुरू करूं या सीधे पहले नाम ही पूछ लूं? मुझे शामली की लिखी बात याद आ गई कि तुम मुझे खोजना और मैं तुम्हें खोजते हुए देखूंगी। मैं बड़ा अनमना हुआ जा रहा था। क्या शामली यहीं कहीं है? क्या वो मुझे देख रही है? क्या ये वही है? मुझे शहर में जगह जगह लगे वो बोर्ड याद आए कि यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, यानी आप कैमरा की निगरानी में हैं। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा और थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। मैंने बगल की सीट पर नजर डाली तो वो गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की वहां नहीं थी। मैं ऑफिस में पूरा समय या तो शामली के मेल्स की जांच पड़ताल करता रहा या किसी जासूसी उपन्यास के खुफिया एजेंट की तरह ये तिकड़मे भिड़ाता रहा कि ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करूंगा कैसे पता करूंगा कि वो शामली है या नहीं। बिना जान पहचान के कौन बात करता है आजकल? पहले जमाने में तो रेल में यात्राएं करते हुए लोग रिश्ते बना लेते थे। पूरे सफर के दौरान न जाने कितने दिलों के बंद ताले खुल जाया करते थे, वो भी ठेठ अजनबियों के सामने। अब तो लोग अपनों से ही पर्दा करने लगे हैं। लेकिन उस गुलाबी दुपट्टे वाली ने की तो थी बात बिना जान पहचान के। या वो मुझको जानती हैं? शाम के 6 बजे मैं फिर होशंगाबाद स्टेशन पर था। मुझे याद आया कि मैंने शामली से वो पराठे बनाने वाले बूढ़े दद्दा का जिक्र किया था। देखता हूं शायद वहीं मिल जाए। मैं खोमचे तक पहुंचा। ठेले के आसपास लोग मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको घेरे खड़े थे। मैं भी उसी भीड़ में घुस गया।
मन में शामली थी लेकिन पेट तो खाली था। दद्दा ने एक प्लेट आगे सरकाई और मैं हाथ बढ़ाकर उठाने ही वाला था कि सुनहरे डायल वाली घड़ी पहने हुए एक कलाई आगे आई और प्लेट उठा ली। ये वही ट्रेन वाली लड़की थी, गुलाबी दुपट्टे वाली। मैंने झेप के हाथ पीछे कर लिया तो वो मुस्कुरा दी और नर्म आवाज में बोली, आप ले लीजिए। नहीं, आप लीजिए। मैं भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक ही ट्रेन के एक ही कंपार्टमेंट में अगल बगल बैठे थे। आप भी डेली कम्यूटर हैं? ट्रेन चली तो मैंने पूछा। जी हाँ, 1 साल से अप डाउन कर रही हूँ। वो अपने बैग से नॉवेल निकालते हुए बोली। अच्छा, कभी देखा नहीं? मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा। वो मुस्कुरा दी बस और हाथ में पकड़ी किताब में आंखें गड़ा दी। यही है श्यामली। न जाने क्यों मुझको यकीन हो गया था। मैंने उसकी आंखों में झांका, हालांकि उनका रंग न शहद जैसा था न नीला। गहरी काली आंखें थी उसकी। काली आंखों के साथ श्यामली नाम सूट भी तो करता है, मैंने खुद को कन्विंस करते हुए सोचा। भोपाल स्टेशन पर पहुंचते ही वो लड़की ट्रेन से उतरकर कहीं गायब हो गई। वैसे उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन अगर कर लेता तो शायद उसका घर, उसका आता पता जान लेता। मैं सुस्त कदमों से मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो पेट में चूहे कुलबुला रहे थे। वो उस लड़की शायद श्यामली के चक्कर में पराठे भी नहीं खा पाया था। फ्रिज से ब्रेड निकाल के सैंडविच बना लिया। आज कुछ खास करने का मन नहीं था मेरा। आंखें बंद करके लेटा तो अंधेरा छाने की जगह वो गुलाबी दुपट्टा दिखने लगा। मैं याद करने लगा कि वो कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी। मैंने नाम की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या पता ऊपर कहीं उसका नाम लिखा हो। चलो कल फिर मिलेगी तब देखूंगा। अगले 2 दिन मुझे वो लड़की दिखाई ही नहीं दी। मैं ट्रेन में बैठी हर लड़की को बड़ी बारीकी से देखता परखता रहा, लेकिन उनमें कोई भी मुझे श्यामली जैसी नहीं लगी। तीसरे दिन ऑफिस जाते हुए वो फिर दिखाई दी। सामने की सीट पे बैठी थी। आज मैंने उसके उपन्यास के नाम पर भी नजर डाली। मुझे हंसी आ गई। वो गुनाहों का देवता या एरिक सीगल की लव स्टोरी नहीं थी, वो मैनेजमेंट पे लिखी कोई किताब पढ़ रही थी। अभी मैं हंस ही रहा था कि उसने चेहरा ऊपर उठाया और मुझको देखा। मैंने अचकचाकर अपनी हंसी को समेट लिया और संजीदगी से पूछा, कैसी है ये किताब? वो समझ गई थी कि ये बेकार का सवाल है। उसने सिर्फ सर हिला दिया। अगले दिन वो मुझे फिर मिली और उस दिन उसने मुझे वो मैनेजमेंट वाली किताब पकड़ा दी। लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, इट्स अ मस्ट रीड। मैंने चुपचाप किताब ले ली। पढ़ना तो क्या खाक था। मोहब्बत का मरीज किताबों के पन्ने थोड़े पलटता है, वो भी ऐसी बेस्वाद किताबों के। घर में 2 दिन तो वो किताब यूं ही पड़ी रही, वहीं डाइनिंग टेबल पर जहां मैंने उस दिन लापरवाही से पटक दी थी। फिर मुझे अचानक लगा कि कहीं इसके अंदर कोई चिट्ठी या नोट तो नहीं। सालों पहले जैसे प्यार का इजहार किया जाता था वैसा ही कुछ। मैंने लपक के किताब उठाई और फर्र से सारे पन्ने पलट डाले। नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं थी। मैंने 2-4 दिन किताब अपने पास रख के लौटा दी। श्यामली की दी गई शर्त को पूरा 1.5 हफ्ता हो गया था। मैं अब रोज ही उस लड़की के साथ ही अप डाउन करता और हम खूब यहां वहां की बातें करते, लेकिन उसकी किसी बात से मुझे ये नहीं लगा कि ये वही लड़की है जिसको मैं मेल करता हूं, जिसको मैं चिट्ठियों में दिल की बातें लिखा करता हूं। मुझे लगा मैं इस तरह सोचते विचारते बैठा नहीं रह सकता, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जरा हिम्मत करनी होगी। अगले दिन मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पीछे कहीं ट्रैक में गड़बड़ी के कारण ट्रेन लेट हो रही थी। मैं बार बार डिजिटल डिस्प्ले में अपनी ट्रेन के नाम को देखता रहा। 1 घंटा लेट, फिर 1.25 घंटा लेट और अब 1.5। मैं सुस्ती से आंखें बंद करने ही वाला था कि उस ट्रेन वाली लड़की से मेरी आंखें 4 हो गईं। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ कंधे मोड़ कर बैठ गया। फिर हिचकते हुए उसे पूछ ही लिया, तुम श्यामली हो ना? मुझे उसके चेहरे पर पहले जरा सी हैरानी दिखी, फिर वो मुस्कुरा दी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, आस्था, आई एम आस्था, बैंक में मैनेजर हूं आपकी तरह। आस्था? ये श्यामली नहीं है?
काश काश के इसका नाम श्यामली होता। मैंने कसमसा कर न चाहते हुए भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आस्था, आज मुझे दुनिया का ये सबसे खराब नाम लगा था। ट्रेन में जिस लड़की को मैंने श्यामली समझा था वो आस्था निकली, और मैं हैरान इस बात पे था कि मैं दुखी था। जैसे मैं चाहता था कि वही श्यामली हो या उस जैसी हो। मैं उस दिन स्टेशन से घर नहीं गया, बाइक लेकर तालाब के किनारे चल दिया। वहां की शामें बड़ी शांत और सुंदर होती हैं, पूरे शहर से कुछ अलग। मैं किनारे लगी रेलिंग पर कोहनियों से टिककर सूरज के रंग को पानी में घुलता हुआ देखने लगा। मुझे वो नारंगी रंग भी गुलाबी नजर आ रहा था, आस्था के दुपट्टे वाला गुलाबी, एकदम हल्का, हवा में धीरे धीरे तैरता हुआ। मैं पता नहीं कितनी देर तक आस्था के बारे में ही सोचता रहा और दुआ करता रहा कि काश वही श्यामली निकले, जबकि मैं जान चुका था कि वो श्यामली नहीं है। अंधेरा होने लगा तो मैं घर लौट आया। आकर मैंने मेल बॉक्स खोला, देखा तो एक मेल था श्यामली का। इतने दिनों तक मेल नहीं कर पाई, तुम नाराज तो नहीं हो? मैंने एक छोटा सा जवाब लिख भेजा। नहीं, नाराज नहीं हूं। वो शायद ऑनलाइन रही होगी। उसका फिर जवाब आया, एक बात कहना चाहती थी। मैं तुम्हारे शहर यानी भोपाल में नहीं रहती। मैंने यूं ही कह दिया था। यूं ही? मुझे गुस्सा आ गया। मैं बेकार ही इतने दिन उसको तलाशता रहा, हर चेहरे पर एक अनदेखी शक्ल गढ़ता रहा। मैंने लिखा, और वो खेल, वो तुमको पहचानने का खेल? श्यामली ने एक स्माइली बना दी। वो तो ऐसे ही मजाक ही समझ लो। मैं कुछ और लिख भेजता, इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आ गया, न्यू मेल, और उसमें लिखा था, मैं तुमसे मिलने आ रही हूं अगले हफ्ते, तुम्हारे शहर, और ये मजाक नहीं है। उसके बाद श्यामली ने ट्रेन का नाम, नंबर और तारीख सब लिख के भेज दी। मेरे मन की उदासी कोहरा बनकर छा जाती, इससे पहले ही एकदम से छू मंतर हो गई। मैंने भी स्माइली के साथ एक दिल वाला आइकॉन बनाकर मेल सेंड कर दिया। उस रात बड़े दिनों बाद मुझे अच्छी नींद आई। अगली सुबह मैं वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। आज मुझे वहां का शोर भी संगीत लग रहा था। भीड़ से भी तकलीफ नहीं हो रही थी। बदला कुछ भी नहीं था, लेकिन सच तो ये था कि रोज सुबह मैं खुद ही अपने लिए चिंताएं और परेशानियां चुन लेता था, और आज मैंने मुस्कुराहट चुनी थी, उम्मीद चुनी थी, और मुझे श्यामली को खोजना भी नहीं था। लेकिन आस्था कहाँ है? मेरी नजरें आस्था को खोजने लगी। मैं यहां वहां देख ही रहा था कि पीछे से आकर वो मेरे बगल में बैठ गई। उसके ऊपर से ताजा नींबू की खुशबू आ रही थी। मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उसकी ये खुशबू। मैं सोचने लगा कि श्यामली कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती होगी। आज से पहले मैं सोचता था कि मैं श्यामली के बारे में सब जानता हूं, तभी तो उससे प्यार करने लगा। लेकिन अब मेरा मन भटकने लगा था। मैंने खुद को समझाया कि श्यामली से एक बार मिल लूं, तब शायद सब ठीक हो जाए, और मैं बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगा। इस बीच फिर श्यामली और मेरे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, उसका एक मेल आया था कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसको दे दूं। मैंने अपना नंबर उसको भेज भी दिया, लेकिन जवाब में उसका नंबर नहीं आया, न मैंने मांगा। ट्रेन की तेज सीटी से मेरा ध्यान टूटा। मैंने चौंक कर आस्था की तरफ देखा। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ट्रेन 2 घंटा लेट है, कई लोग तो बाय रोड निकल रहे हैं। मैं थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर उससे पूछा, तुम्हें जल्दी है? आस्था ने जवाब में हल्का सा कहा और सर हिला दिया। हम वहीं प्लेटफॉर्म के सिरे पे जाकर टहलने लगे। वो मुझे अपने बारे में बताती रही कि कैसे अपने पापा के बिना रही, किस तरह मुश्किलों से माँ ने अकेले उसको पाला। मैंने भी उसको बताया कि मुझको माँ बिल्कुल याद नहीं, लेकिन बाबूजी ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। बातें करते हुए न जाने कितनी बार उसकी आंखों के कोर भीगे और कितनी ही बार मैंने अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस किया। लेकिन हम बेझिझक कितना कुछ एक दूसरे से कहते गए।
शायद दुख साझा करते ही हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैंने श्यामली को कभी ये सब क्यों नहीं बताया, मैं सोचता रहा, या उसने पूछा क्यों नहीं। मुझे लगा शायद आस्था पहले मिली होती तो मैं, हो सकता है, श्यामली से जुड़ता ही नहीं। अगर जमीन पर हमारे करीब कोई अपना हो, अपना हाथ थामे हुए, तो हम आसमान की तरफ ताके ही क्यों। मुझे लगा जैसे आस्था एक सच हो और श्यामली एक सपना। जैसे जैसे श्यामली से मिलने का दिन पास आ रहा था, मेरे भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। हाँ, दफ्तर जाना या नए भोपाल से होशंगाबाद अप डाउन करना बदस्तूर जारी रहा। उस दिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, कोई त्योहार था शायद। ट्रेन में किसी ने बताया कि नर्मदा जयंती है, इसलिए लोग होशंगाबाद के सेठानी घाट पर इकट्ठा हो रहे थे। त्योहार मुझे बाबूजी की याद दिला देते थे। कोई त्योहार ऐसा नहीं था जो वो नहीं मनाते हों। हमारा घर भी आस पड़ोस के घरों की तरह मिठाइयों की खुशबू से महकता था। घर के भंडार में रखे बड़े बड़े कनस्तर बढ़िया क्वालिटी के अनाज से भर दिए जाते थे। काश श्यामली भी खाना वैसे ही शौक से पकाती हो जैसे बाबूजी पकाते थे, या जैसे अब मैं पकाता हूं। मैं अपनी जिंदगी की खाली जगह शायद उन्हीं के जैसे किसी इंसान से भरना चाहता था। लोगों की भीड़ में जगह बनाता हुआ मैं ट्रेन में खाली जगह ढूंढने लगा। मेरी नजर खिड़की वाली सीट पर बैठी आस्था पर पड़ी। उसने मुझे देखते ही अपने उस ओर रखे बैग को उठाकर गोदी में रख लिया। मेरे लायक जगह बन गई थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया। उसकी ओर देख के मुस्कुरा दिया, एक फीकी सी मुस्कुराहट। लेकिन आस्था के चेहरे पर तो जैसे सूरज खिला था। उसने मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया। मैंने टटोलते हुए पूछा, क्या है इसमें? तिल के लड्डू हैं, मैंने बनाए। उसकी आवाज में भी ताजे गुड़ की मिठास घुली थी। मैं मुस्कुरा दिया, और इस बार पूरे मन से। उस रोज ऑफिस से लौटते समय मैंने आस्था को श्यामली के बारे में बताया। याद है, मैंने तुमको पहली बार श्यामली समझा था? मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। आस्था की आंखों में एक पल के लिए उदासी आई और फिर चली गई। उसने पूछा, मिली श्यामली? मैंने उसे बताया कि हाँ, कल आएगी। ये नहीं पता कहाँ और कैसे मिलेगी। मैंने लैपटॉप खोलकर उसको श्यामली की तस्वीर दिखाई जो 2 दिन पहले उसने भेजी थी, बिना कुछ लिखे, बस एक तस्वीर। मैं और आस्था एक साथ उस तस्वीर को देखते रहे। बेहद खूबसूरत चेहरा, आंखें सचमुच शहद के रंग की, छोटे छोटे कानों तक बिखरे बाल और होठों पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट। कितनी अलग थी वो आस्था से, कितनी ख्वाब जैसी, जैसे कई कई रहस्य छिपे हों उसके अंदर। ठीक वैसा ही किरदार जैसा मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियों में रचा करता था। पर ये कहानी नहीं थी, ये मेरी जिंदगी थी, मेरी अपनी जिंदगी। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, पास बैठी आस्था की तरफ देखा। पता नहीं खूबसूरत होने की परिभाषा क्या होती है, लेकिन मुझे उसका चेहरा कांच जैसा लगा, जिसके आर पार मैं आसानी से देख सकता था। आंखें गहरी काली, लेकिन उनमें मुझे मेरा अक्स दिख रहा था। शायद पनीली हो गई थी अभी अभी। और मुस्कुराहट एकदम बच्चों जैसी। मैं बड़ी देर तक आस्था को देखता रहा। शायद सारी उम्र ऐसे ही देखता रहता अगर स्टेशन न आ गया होता। हम दोनों साथ उतरकर अपने अपने रास्ते चल पड़े। मेरे मन में एक बवंडर सा उठ रहा था, आस्था या श्यामली? क्या चाहता हूं मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा था। महीनों तक मैं श्यामली को जाने बिना खत लिखता रहा। उससे मिलने के सपने मैंने जागती आंखों से भी देखे, पूरी शिद्दत से चाहा कि उसको पा लूं। लेकिन अब जब वो मुझसे मिलने आ रही है तो मन पीछे हट रहा है, पैर पत्थर हो गए हैं। अगले दिन मैं ऑफिस जाने की जगह वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा दिन भर आती जाती ट्रेनों को देखता रहा। लेकिन आस्था मेरे दिलो दिमाग में ठहर गई। शाम को सबके वापस लौटने का समय हो रहा था। दूर से मुझको आस्था आती दिखाई दी। वो मेरी तरफ ही आ रही थी।
वही बच्चों जैसी मुस्कुराहट लिए, जैसे धीरे धीरे धुंध छटती जा रही हो। आस्था मेरे बिल्कुल पास आती इससे पहले मैंने श्यामली को मेल कर दिया। मैंने पहले लिखा कि श्यामली, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। आस्था मेरे और करीब आ गई थी। मैंने अपनी लिखी लाइन को एडिट किया और लिखा, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। हर खेल का खत्म होना जरूरी है, इस खेल का भी। मेल सेंड करते ही मेरे मन से जैसे कोई बोझ उतर गया। आस्था मेरे सामने आकर खड़ी थी। उसने हैरानी से पूछा, तुम कब पहुंचे? मैंने मुस्कुराकर उसको अपने करीब बैठने का इशारा किया और कहा, बस अभी अभी। मैं आस्था के थोड़ा और करीब सरक गया। हमारे कंधे टकराए। कितना जाना पहचाना स्पर्श था और उसकी खुशबू भी। तभी मेरे इनबॉक्स में न्यू मेल का नोटिफिकेशन आया। श्यामली का मेल था। एक स्माइली। मेरे इनकार के जवाब में सिर्फ एक स्माइली भेजी थी उसने। मैंने भी मुस्कुराकर उसी वक्त अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, जैसे खेल का हैप्पी एंड हो गया हो। मेरी जिंदगी की खाली जगह अब आस्था ने भर दी थी। वो हकीकत बन के मेरे सामने थी और मुझे यकीन था कि इस अनजानी लड़की से मेरी पहचान तो हो गई है, मोहब्बत भी हो जाएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।